हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रिय और चहेते यूट्यूब चैनल मैट्रिक एग्जाम साथी में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि 5 मार्क्स का होता है। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, 5 मार्क्स को आप अपने हाथ में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आज के इस वीडियो में समझाया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस तरह का सवाल में दिक्कत नहीं होगा। अधिकतर विद्यार्थी को इस तरह का सवाल में, खास करके इस सवाल में प्रॉब्लम होता है और वो समझ नहीं पाते हैं और टीचर भी समझा नहीं पाते हैं, और विद्यार्थी मजबूरी में क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं, बार बार उसको बना करके रट्टा मार लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। एक ही टाइप का सवाल है तीनों, यहाँ पर सभी को बना करके यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा क्या किया गया है, पूरे आपका जो गणित है एनसीईआरटी गणित है, इसका जो है सॉल्यूशन कर करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया है, एक एक चैप्टर वाइज का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर जाइए और शुरू से देख लीजिए। एनसीईआरटी गणित का 1.1 से लेकर के पूरा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। प्लेलिस्ट जाकर के जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ सॉल्यूशन बना करके रख दिया गया है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसके बाद फिर फॉर्मूला से संबंधित बुक बना दिया गया है, जो कि आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला है, उसको बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ सॉल्यूशन, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव होगा, उसको हम लोग कवर करके इसका भी एक पीडीएफ सॉल्यूशन बना दिए हैं चैप्टर वाइज। ये तीनों पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो लेने का क्या तरीका होगा प्यारे बच्चा, इस नंबर पर 7988997348, ठीक है। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स ये तीनों चीज का मिल जाएगा। तो चलिए आप हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पर, अपना टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, √3, √5, √7 ये तो अपरिमेय संख्या है ही, ये हम लोग जानते ही हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है ना, सिद्ध करके दिखाना है, यहाँ पर बताना है कि आखिर क्यों है ये अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले बच्चा जी, आपको पता होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या होता है क्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकते है ना, यानी कि P बराबर अंश, P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं क्या, हर, ठीक है ना, Q को बोलते हैं हर। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा में है आपका अपरिमेय संख्या की परिभाषा जानना जरूरी होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके, P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, इसका परिमेय संख्या एग्जाम्पल 5/7, 8/9, इस तरह से ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमेशा रूट में रहता है, रूट से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता इसको। जैसे 3 हो गया, √7 हो गया, √11, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन प्यारे बच्चा, √16 कौन सा संख्या होगा, √16 परिमेय संख्या होगा। कैसे, क्योंकि रूट के बाहर ये निकल जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, और इस 4 को 4/1 लिख सकते हैं। P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग का जो सवाल पूछा गया 1 नंबर में, इसको सोल्यूशन करते हैं, इसको बनाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो सकता है शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाभ मिल सके। तो पहला नंबर का सवाल हम लोग का दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चा जी, यहाँ पर हम लोग को तो पता ही है ये अपरिमेय संख्या है, हम लोग मानेंगे इसको उल्टा, जस्ट इसका विपरीत मानेंगे। क्या, इसका विपरीत मानेंगे, √3 माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तभी जाकर के हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। यहाँ पर हल में लिखेंगे, हल कि माना
√3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो, जब परिमेय संख्या मान लिए तो √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर लिख सकते हैं क्या, P/Q, P/Q। तो P/Q का जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर लिखना पड़ता है, जहाँ P और Q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अर्थात स्वभाज का अर्थात क्या होगा, स्वभाज का मतलब ये होता है कि P और Q का मॉस कितना होगा, P और Q का मॉस एक होगा, मॉस यानी कि HCF कितना होना चाहिए बच्चा जी, HCF होना चाहिए 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा, ठीक है। चलो इतना तो लिखना ही है, जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा इतना तो आप ब्रैकेट में लिख ही देंगे, जो कि परिमेय संख्या का गुण होता है ये चीज, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चा, इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे, ठीक है ना, दोनों पक्ष में वर्ग लिखेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों तरफ या दोनों पक्षों जो लिखना चाहे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, उसके बाद P/Q का स्क्वायर इस तरीके से पूरा का पूरा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चा जी, √3 का स्क्वायर यानी कि आप सभी को पता होगा रूट जो है स्क्वायर से कट जाता है, या नहीं तो थोड़ा सा बेसिक चीज का जानकारी दे देता हूं आपको। √3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, √3 गुना √3 है, इस तरह से आप वो 2 बार लिख सकते हैं इसको। जब 2 बार लिखे तो ये क्या होगा, आपस में रूट के अंदर गुना हो जाएगा, 3 गुना 3, यहाँ पर जोड़ा लग गया तो हम लोग का वर्गमूल निकल गया 3। तो √3 का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट इसको काट दीजिए तो ये निकल जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर जब इसको स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, P² ठीक है ना, Q²। अब देखो बच्चा जी क्या है, यहाँ पर नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस में इस तरह से गुना करेंगे, तो P² 1 गुना P² करेंगे तो P² बराबर 3 गुना Q², 3Q²। यहाँ पर ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चा जी, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो है 3, ये 3 क्या कर रहा है, ये 3 इस P² को विभाजित कर रहा है। कैसे विभाजित कर रहा है बताइए, कैसे विभाजित कर रहा है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर ये 3 जो है इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है ना, भागा में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर लिखेंगे 2 लाइन थोड़ा सा सजा करके लिखेंगे, चूंकि 3 जो है P² को विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, इसलिए 3 जो है P को भी विभाजित करेगा, है ना, 3 जो है P को भी विभाजित करेगा, अब ये लाइन आपको नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर हम कहाँ से लाए हैं ये लाइन आए हैं बच्चा यहाँ पर, ये 3 जो है इधर गुणाम है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, P²/3 होगा, P²/3 होगा। इसका मतलब ये 3 जो है P² को काट रहा है, और P² को लिख सकते हैं क्या, P गुना P लिख सकते हैं, तो यहाँ बट्टे में 3 है तो 3, तो P² को काटा तो P को भी ये काट सकता है ना, P को भी काट सकता है, इसलिए ये लाइन लिखा गया है, ठीक है ना, इसलिए ये लाइन लिखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, कितना बार में काट रहा है ये चीज़ नहीं मालूम है, कितना बार में काट रहा है, 3 जो है P² को या फिर P को कितना बार में काट रहा है नहीं पता है, तो गुरुजी क्या करेंगे, हम मान लेंगे फिर से, माना 3 क्या करता है, P² को P को n बार में विभाजित करेगा, P को n बार में विभाजित करेगा, तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा क्या, P बराबर क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, अब यहाँ पर देखो क्या है,
P को 3 कौन विभाजित कर रहा है, तो 3, तो 3 विभाजित कर रहा है, यानी कि 3 काट रहा है P को कितने बार में, तो n बार में, भागफल n आ रहा है। तो हम लोग P बराबर क्या लिख सकते हैं, तो P बराबर भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। इसलिए यहीं से ये समीकरण आया है, 3 गुना n करेंगे तो 3n होगा, शेषफल कुछ नहीं था, अभी हम लोग का इक्वेशन ये बन के आया है। इसका आगे यूज है, कैसे आगे यूज है तो वो देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलो अब देख लेते हैं कि समीकरण 1 क्या है। दूसरा पेज ले लेते हैं, पेज खत्म हो गया है। अब देखते हैं प्यारे बच्चा कि हम लोग का समीकरण 1 है आखिर क्या। समीकरण 1 कहाँ गया, यहाँ पर देखो समीकरण 1, P स्क्वायर बराबर 3Q² है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे कि चूंकि P स्क्वायर बराबर 3Q², ये आपका समीकरण है। और P का मान हम लोग का कितना है, P का मान है 3n, तो P के जगह में क्या रख सकते हैं, 3n रख सकते हैं। 3n का स्क्वायर करेंगे बराबर में 3Q² हो गया। इस तरह से आ गया है। अब क्या होगा, देखो स्क्वायर करते हैं इसका 9, ये 3 का स्क्वायर और n का भी स्क्वायर करेगा, चूंकि होल स्क्वायर है तो 9n², ठीक है, 9n² बराबर में 3Q², ठीक है, 3Q²। अब क्या होगा बच्चा जी, देखो अब क्या होगा, हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, इसको उधर भेज देंगे, इस 3 को उधर भेज देंगे, 9n² बट्टे में 3 बराबर में Q² लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं Q² में बराबर में 9n² बट्टा में 3 यानी 3, इससे ये कटेगा कितने बार में, इससे ये कटेगा 3×9, तो Q² बराबर हम लोग का कितना निकल गया, Q² बराबर 3n², ऊपर में 3 है तो 3n², ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर देखो ये आ गया, यहाँ से एक समीकरण आ जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखो ये 3 जो है इसको Q को भी विभाजित कर रहा है, Q² को भी विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 जो है Q² को विभाजित करता है, Q² को विभाजित करता है, इसलिए 3 किसको, Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ये कथन 2 मान लेते हैं, इसको क्या, कथन 2। इससे पहले जो लिखे तो उसको मान लेंगे क्या, कथन 1। ये क्या होगा, ये कथन 1 था, लिखना भूल गए थे हम लोग, कथन 1। अब देखो प्यारे बच्चा, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 3 क्या करता है, Q को भी काट देता है, और 3 क्या करता है, P को भी काट देता है। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह से रफ में लिखे हैं तो P/3 होता है और Q/3, इस तरह से ये दोनों को काटा। P Q क्या था, परिमेय संख्या माने थे हम लोग, उसका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन क्या करता है, इसको 3 काट देता है, मतलब 3 हो जा रहा है, इसका HCF कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा बना करके लिखेंगे, चूंकि कथन 1 तथा 2 से PQ का HCF बराबर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 प्राप्त होता है, जिससे हमें विरोधाभास महसूस होती है, जिससे हमें आना चाहिए था कितना, 1, लेकिन आया कितना, 3 आ रहा है मौसो, ठीक है, जिससे हमें विरोधाभास महसूस होती है। अतः यहाँ लिखेंगे अतः √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है।
हम लोग इस तरह से बना लिए। चलिए हम नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चा। इससे आगे का सवाल हम लोग को से पूछा गया है कितना, इससे आगे का सवाल पूछा गया है क्या कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट ऐसे ही बनाना है आपको, लेकिन फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ, एक बार और समझ जाइए ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं बचे। तो हम लोग को 2 नंबर को हल करके दिखाना है। 2 नंबर का सवाल है आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, √7 क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो आप जब भी हल करने के लिए चलेंगे इस सवाल को, इस तरह का सवाल को, आपको उल्टा मान करके चलना है। उल्टा मतलब अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या माना √7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो √7 को कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होता है कैसा, तो P/Q के रूप में होता है, जहां PQ क्या है, PQ है आपका स्वअभाज्य संख्या, PQ स्वअभाज्य संख्या है, स्वअभाज्य संख्या है, अर्थात स्वअभाज्य का मौसो कितना होता है, तो 1 होता है, अर्थात PQ का HCF यानी कि मौसो कितना होगा बच्चा, तो 1 होगा, है ना, 1 होगा। इसको ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि √7 है तो यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, अपने मन से स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलो आपको बताए थे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये हो गया इस तरह से 7, ये हो जाएगा P² बट्टे में Q², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में, P² को 1 से गुना करेंगे तो ये P² बराबर में आ गया कितना, 7 गुना Q², तो 7Q²। यहाँ से प्यारे बच्चा आपका समीकरण निकल गया 1, समीकरण निकल गया कितना, 1 निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिक से सोचेंगे, ये जो 7 है यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो भाग, मतलब P² को विभाज्य करेगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 7P² को क्या कर रहा है, 7P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करेगी या करेगा, विभाजित करेगा, इसलिए 7 जो है P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, 7 जो है P को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, P को भी विभाजित करेगा। ये हो गया हम लोग का क्या, कथन 1 मान लिए। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग को थोड़ा सा सोचना है कि गुरुजी ये तो विभाजित करेगा, लेकिन कितना बार विभाजित करेगा, कितना बार में काट देगा, ये चीज़ हम लोग को नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, फिर से मानेंगे, माना 7 जो है 7P को कितना बार में मान लेते हैं, n बार में। इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, n की जगह हम K मान सकते हैं, R मान सकते हैं, S मान सकते हैं, जो मर्जी करे वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 जो है P को n बार में विभाजित करेगा, n बार में विभाजित करेगा, तो इसलिए समीकरण हम लोग का क्या बनेगा, समीकरण बनेगा P बराबर 7n, ठीक है। आपको ऐसे अगर इक्वेशन नहीं बना पाइएगा तो ऐसे करिएगा, देखिए P को विभाजित कर रहा है कौन, 7, कौन कर रहा है विभाजित, 7, कितने बार में, तो n बार में, भागफल n आ रहा है। तो भाज्य बराबर सूत्र हम लोग को पता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि P बराबर कितना होगा, P बराबर 7 गुना n हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं। तो इस तरह से हम लोग का इक्वेशन बना, तो ये हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, P का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 जो आया है वहां पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चा, समीकरण हम लोग का है
पी स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर। तो p का मान कितना है 7n, जहाँ p है वहाँ 7n रख सकते हैं, 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है तो p का मान इतना है, होल स्क्वायर होगा ही, यहाँ पर 7q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायर जब होगा 7 का स्क्वायर होगा 7 7 49, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर। यहाँ पर देखो हम लोग q का मान निकालना है तो क्या करेंगे, q को रहने देंगे, इसको 7 को उस पार भेजेंगे, 49n स्क्वायर बट्टे में 7 बराबर में q स्क्वायर, या फिर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो q स्क्वायर बराबर हो गया कितना 49n स्क्वायर बट्टे में 7, ये कटेगा कितना 7 7 49, 7 बार में, तो q स्क्वायर बराबर कितना आया, q स्क्वायर बराबर आया प्यारे बच्चा ये 7n स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को सोचना है, ये जो 7 है प्यारे बच्चा, ये जो 7 है क्या कर रहा है, q को विभाजित कर रहा है, q को विभाजित कर रहा है, सॉरी q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 7 q स्क्वायर को विभाजित करेगी, विभाजित करेगा, इसलिए 7 किसको, q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, समझ गए। यहां से निकल गया हम लोग का कथन 2, कितना कथन 2। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर q को 7 विभाजित कर दे रहा है, वहां पर p को 7 विभाजित, मतलब p और q को कौन विभाजित कर रहा है, कौन विभाजित कर रहा है, तो 7 विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का HCF कितना आया है, हम लोग का HCF आया है 7, जो पूरा दोनों चीज को विभाजित करेगा वही HCF होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो अंत में लिखेंगे, अंत में यहाँ पर प्यारे बच्चा लिखेंगे चूंकि कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2, कथन 1 तथा कितना कथन 2 से पी क्यू का मौसो, पी क्यू का HCF बराबर कितना 7 प्राप्त होता है होता है, जिससे हमें विरोधाभास महसूस हो रहा है, जिससे हमें विरोधाभास महसूस होती है ना, विरोधाभास। अब देखो आना चाहिए कितना, HCF आना चाहिए था, ये आ रहा है 7, इसका मतलब क्या है, विरोध उत्पन्न हो रहा है दोनों में। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए या अतः √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा। देखो एक और आखिरी सवाल बच गया आप लोगों का, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि सेम सवाल है, आपको बनाना है सेम प्रोसेस से, कुछ भी उलटफेर नहीं होगा। जहां पर √7 था √5 होगा, जहां 7 आता था, जहां 3 आता था वहां आपका 5 आएगा। सॉरी, यहाँ सवाल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 आएगा, जहां 3 और 7 आता था वहां क्या होगा, वहां पर आपका 5 आएगा। बाकी प्रोसेस आपको सेम चीज उतारना है, सेम छापना है, इसको समझ ही गए हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखिए यदि आप जो है एक एक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और फॉर्मूला, ये तीनों चीज लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करिए। कितना में 79 88 99 73 48, इसमें व्हाट्सअप करिए, आपको PDF का फुल नोट्स मिल जाएगा, PDF का फुल नोट्स मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।